हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज कंटिन्यू करेंगे लास्ट वीडियो में जो बी फॉर्म फर्स्ट सेम आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री BP 104T। उसमें लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था आपका डेंटल प्रोडक्ट्स। तो उस वीडियो में आपको थोड़ा सा बता देते हैं डेंटल प्रोडक्ट्स होता क्या है, कौन कौन से डेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं, एंटी कैरीज, डेंटिफ्राइसिस, डिसेंसिटाइजिंग, माउथ वॉशेस, डेंचर एडिसिव्स क्या होते हैं, उनके बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन था। एंड देन आपके सिलेबस में जो है उसमें सिर्फ 3 ही चीज़ पढ़नी है, वो भी आपको बताया लास्ट वीडियो में, आपको एक्सप्लेन किया है एंटी कैरीज, डेंटिफ्राइसिस और आपका डिसेंसिटाइजिंग। तो लास्ट वीडियो में आपका डेंटल प्रोडक्ट्स होते क्या हैं, कितने तरह के होते हैं और एंटी कैरीज एजेंट्स क्या होते हैं, उनके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन लास्ट वीडियो में हमें आपको दे रखा, आपने पढ़ भी लिया होगा। उसी के आगे कंटिन्यू जो टॉपिक बच गया तो डेंटिफ्राइसिस और डिसेंसिटाइजिंग एजेंट, वो आज हम इस वीडियो में आपका देखेंगे। ठीक है, तो जो बाकी दो टॉपिक्स बच गए डेंटिफ्राइसिस और डिसेंसिटाइजिंग एजेंट, वो चीज को आज हम देखेंगे। ठीक है, तो आपका स्टार्ट करते हैं यहाँ से। डेंटिफ्राइसिस, डेंटिफ्राइसिस को दूसरा नाम बोलते हैं क्लीनिंग एजेंट और पॉलिशिंग एजेंट्स। इसलिए बोलते हैं कि डेंटिफ्राइसिस का जो मेन काम होता है, जो दांतों में पीलापन आ जाती है ना, उस पीलापन को हटाने के लिए हम यूज करते हैं। तो जो कंपाउंड, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो दांतों में येलोइश चीज आती है, दांतों में पीलापन आ जाता है, उस पीलापन को दूर करने के लिए जिस कंपाउंड को हम यूज करते हैं, उन्हीं कंपाउंड को बोली जाती है डेंटिफ्राइसिस। क्लीनिंग एजेंट इसलिए क्योंकि दांतों में पीलापन आ गया तो उसको रिमूव करने के लिए, साफ करना, तो इसलिए बोला गया क्लीनिंग एजेंट। पॉलिशिंग, किसी चीज को जब आप पॉलिश करते हैं तो क्या होता है, चमक जाती है ना, एकदम शाइनिंग आ जाती है। तो सेम चीज अब इस डेंटिफ्राइसिस को दांतों पर आप अप्लाई करेंगे, मतलब जो आपका येलोइश नेचर है, ये आपका स्टेन जो पड़ेगा, वो चीज जब निकल जाएगी तो दांत क्या होगा, फिर से सफेद हो जाएंगे, फिर से आपका शाइनिंग नेचर उसमें आ जाएगा। इसलिए इसको बुलाया जाता है आपका पॉलिशिंग एजेंट्स भी बुलाया जाता है। तो कोई आपसे पूछे क्लीनिंग एजेंट क्यों बोलते हैं, पॉलिशिंग एजेंट क्यों बोलते हैं डेंटिफ्राइसिस को, तो उसका आंसर यही है, क्लीनिंग, येलोइश आपका जो येलोइश आपका टीथ हो जाती है उस चीज को हटाने के लिए, क्लीन करने के लिए। ठीक है, और पॉलिशिंग, जब वो चीज हट जाएगा तो दांतों में चमक आ जाएगा। पॉलिश का मतलब आपका क्या होता है, शाइनिंग नेचर आना। तो जब हट जाएगा तो आपका दांत क्या होंगे, चमकने लगेगा, शाइनिंग होने लगेगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम पॉलिशिंग एजेंट्स। तो वही लिखे हैं, दे आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग टूथ सर्फेसेस एंड प्रोवाइडिंग पॉलिशिंग इफेक्ट ऑन द क्लीन टीथ। अब इसमें क्या होता है उनकी नेचर क्या होनी चाहिए, क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए पॉलिश आपका डेंटिफ्राइसिस का, वो चीज में लिखा है, दे आर एब्रेसिव एंड दस फिजिकली रिमूव प्लेग एंड डेब्रिस। एब्रेसिव मतलब खुरदुरा। जैसे आप कोयला लीजिए, कोयला को तोड़ दीजिए, खुरदुरा होता है ना। बालू जो होता है क्या, हल्का खुरदुरा होता है। तो वैसा नेचर आपका होना चाहिए, इसलिए क्योंकि जो दांतों में पीलापन आते हैं ना, जो डेब्रिस आती है, आपका जो प्लेग होता है, डेब्रिस चिपचिपा होता है, तो कोई भी स्मूथ चीज से रिमूव करोगे तो रिमूव नहीं होगा, उसके लिए क्या चाहिए, थोड़ा सा खुरदुरा होना चाहिए। इसलिए उसके नेचर क्या होना चाहिए, एब्रेसिव होना चाहिए। ठीक है, ये चीज। देन दे आर अप्लाइड एज पाउडर्स और पेस्ट विद द हेल्प ऑफ ब्रश। जब भी यूज करते हैं तो पाउडर के फॉर्म में रहेगा, पेस्ट के रूप में रहेगा, और उसको ब्रश के हेल्प से क्या करते हैं, रिमूव कर आपका अप्लाई करते हैं। The cleaning action of dentifrices is dependent upon the abrasive property and the rubbing forces used आपका। तो ये आपको बताया नेचर क्या होना चाहिए, जो भी डेंटिफ्राइसिस, जो भी कंपाउंड डेंटिफ्राइसिस के रूप में यूज करेंगे वो क्या होना चाहिए, एब्रेसिव नेचर होना चाहिए। कितना ज्यादा एब्रेसिव है और किस फोर्स से आप जैसे लगाया, पेस्ट लिया, उसको दांतों पर आपने ब्रश के थ्रू लगाया, तो फोर्स, कितने फोर्स के ऊपर, कितने फोर्स से आप उसको दांतों के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको दांत में जो पीलापन है, जो डेब्रिस है, आपको जो प्लेग है, पीलापन मतलब है, वो चीज कितना जल्दी निकलेगा। थोड़ा सा अच्छा खुरदुरा होना चाहिए और हल्का सा प्रेशर फोर्स के साथ अप्लाई करेंगे तो बहुत जल्दी, बहुत आसान से क्या होगा, वो निकल जाए। लेकिन बहुत ज्यादा भी खुरदुरा नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा फोर्स भी अप्लाई नहीं होना चाहिए। क्यों, नहीं तो फिर दांतों का जब बाहरी वाला पोर्शन होता है ना, ये पोर्शन क्या हो जाएगा, दांतों के ऊपर स्क्रैच आना स्टार्ट हो जाता है। तो स्क्रैच आ गया तो फिर दांत आपके कमजोर होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा फोर्स भी नहीं लगाना है और बहुत ज्यादा एब्रेसिव भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन ये हो गया आपका डेंटिफ्राइसिस का। मेन ड्रॉबैक क्या होता है, तो इट डज नॉट क्लीन सर्फेसेस इनसाइड द कैविटीज एंड सिवाइसेस बिटवीन टीथ इवन इफ द मटेरियल इज देयर। मतलब दांतों के बीच में जो आपका जैसे दांत होता है ना, तो दांत के बीच में से जैसे सपोज ये दांत है आपका और ये कैविटी जैसा हो गया, तो इसके बीच में, या फिर ये एक दांत हो गया, ये दूसरा दांत, इसके बीच में अगर पीलापन, तो इसको ये साफ नहीं कर सकता है। अगर ये पहुंच भी जाए, इसके यहाँ तक पहुंच भी जाए, यहाँ इसके बीच में आपका क्या नाम डेंटिफ्राइसिस पहुंच भी जाए, फिर भी आपको नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जो मेन आपका एब्रेसिव नेचर के साथ साथ क्या होना चाहिए, रबिंग फोर्स, तो यहाँ तक आपका ब्रश नहीं जाते हैं, अंदर तक ब्रश नहीं जाते। ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है, पहुंचने के बाद भी वहां से प्लेग को रिमूव नहीं कर सकते। बस ये एग्जाम्पल क्या क्या है डेंटिफ्राइसिस में,
कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम मेटाफॉस्फेट, पीमाइस, ये भी होता है। लेकिन पीमाइस जो होता है ना, ये बहुत हम यूज़ नहीं करते हैं, बहुत कम केसेज में यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एब्रेसिव, बहुत ज़्यादा खुरदुरा होता है, जिसके कारण आपको दांतों पे क्या कर सकते हैं, दांतों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो डेंटिफ्राइसिस है, इसमें एक कंपाउंड आपको पढ़ना है, कैल्शियम कार्बोनेट आपके सिलेबस में दिया गया है। तो उस कंपाउंड को देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, क्या मोलिकुलर फॉर्मूला है, कैसे प्रॉपर्टीज है, क्या प्रिपेयर करते हैं, सब कुछ अभी देखेंगे इसी में। इसी तरह डिसेंटिसाइडिंग में देखेंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। अब जो आपके सिलेबस में दिया गया है डेंटिफ्राइसिस जो पढ़ना है, तो बहुत सारी, लेकिन उसमें से एक पढ़ना है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका देख लेते हैं। ये पूछता है, ये सब कंपाउंड जो आपके सिलेबस में दिया गया ना, उसके बारे में पूछता है कि राइट अबाउट आपका कैल्शियम कार्बोनेट यूज रहेगा डेंटिफ्राइसिस, या कभी कभी देता है 7 नंबर में एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट डेंटिफ्राइसिस। तो डेंटिफ्राइसिस होता क्या है, क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, वो जो अभी बोर्ड पर मैंने आपको पढ़ाया लिखा है, जो कहीं भी बुक्स में मिलेंगे, तो वो सफिशिएंट आपके नहीं है। 7 जो नंबर के 7 मार्क्स के आते हैं, उसके लायक आपका वो मटेरियल सफिशिएंट नहीं है। तब उसमें फिर क्या करना होता है, जो एक आपके सिलेबस में एक कंपाउंड जो डेंटिफ्राइसिस के रूप में यूज किया जाता है, उस कंपाउंड के बारे में पूरा डिटेल उस क्वेश्चन में आप ऐड कर दीजिए, लिख दीजिए, तो आपका आंसर क्या होता है, 7 नंबर लायक आपका कंप्लीट होता है, फिर आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो वहीं आप देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, नाम से है कैल्शियम कार्बोनेट, CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट 100 है, कैल्शियम है, कार्बन है, ये आपका मिला, मतलब कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, और ये 16 होता है, तो 3 है, 16 3 48 प्लस 12 60 प्लस 40 100 आपका आ गया। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट। सिनोनिम किन किन नामों से जाना जाता है, लाइमस्टोन, प्रेसिपिटेट चॉक और कैल्सिकार्बोनेट। बार बार आपको मैं बोलता हूँ, जो भी कंपाउंड आपके सिलेबस में दिया गया है, इनके सिनोनिम्स आप 100% सिनोनिम याद रखिए कि किस कंपाउंड में क्या सिनोनिम होता है, क्योंकि ये आपके जो पहला सेक्शन होता है 2 नंबर का, उस सेक्शन में एक या दो क्वेश्चन 100% रहेगा, जिसमें दिया रहेगा राइट द फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड यूजेस, या राइट द क्या नाम है, स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ, जो भी दिया रहेगा आपका सिनोनिम दिया रहेगा, जैसे लाइमस्टोन दे देगा, या आपका आगे भी पढ़ेंगे, रोसेल सॉल्ट पढ़ेंगे, ब्लू विट्रोल पढ़ेंगे, व्हाइट विट्रोल पढ़ेंगे, अगला कंपाउंड का आपने वीडियो में मैं देखेंगे उसमें है आपका, तो आपका चीज दिया रहता है। ठीक है, तो सिनोनिम जरूर याद रखिए। अब प्रिपरेशंस मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ लिखा है, रिएक्शंस के रूप में लिखा है, आप उसको क्या कीजिए, उसको अपने वर्ड में लिखिएगा। फिर जब आप आंसर आप एग्जाम में जब आंसर आप लिखेंगे, तो उस केस में सिंपल रिएक्शन लिखने से पहले और वर्डिंग में लिखिएगा। वर्डिंग में भी कुछ ज़्यादा नहीं करना है, क्या करना है, लाइम वाटर, lime water आपका solution of lime water, आपका in the solution of lime water carbon dioxide is passed, calcium carbonate is precipitated। ठीक है, it is filtered and dried, आपका कंपाउंड मिलेगा, बस इतना, और उसके बाद रिएक्शन। ठीक है, तो पहला मेथड है लाइम वाटर से लेते हैं। लाइम वाटर मतलब चूना जो होता है, कैल्शियम ऑक्साइड लाइम होता है, पानी में डिजोल्व कर दे तो वही लाइम वाटर आपका हो गया। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर, उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम पास करेंगे, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका रिएक्ट करेगा और बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट पानी में क्या रहता है, इनसॉल्युबल रहता है, तो नीचे व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे बैठना स्टार्ट हो जाता है। फिर इसको क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, मतलब लिक्विड पोर्शन हटाएंगे, और जो सॉलिड आपका रेसिड्यू फिल्टर पेपर के ऊपर जो आपका रेसिड्यू मिलेगा व्हाइट कलर का, उसको क्या करेंगे, ड्राइड करेंगे, वहीं हमारा कंपाउंड मिल गया कैल्शियम कार्बोनेट आपका। ठीक, पहला मेथड ही है। दूसरा, इसको इस रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम क्लोराइड है। तो जब सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद कैल्शियम, आपका सोडियम कार्बोनेट, आपका कैल्शियम कार्बोनेट एज अ प्रेसिपिटेट के रूप में बैठ जाएगा। और NaCl सॉल्ट है, पानी में सोल्यूबल है, तो ये सोल्यूबल रहेगा पानी में, और यहाँ पर क्या रहेगा, प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे बैठ जाएगा। इसको फिल्टर कीजिए, अगेन से नीचे ड्राई कीजिए, आपका कंपाउंड मिलेगा। ये दो मेथड सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं आपका कैल्शियम कार्बोनेट को बनाने के लिए। तो ये आपका प्रिपरेशन। देन प्रॉपर्टीज, कलरलेस, कोई कलर नहीं, मतलब व्हाइट को भी कलरलेस ही माना जाता है, कोई ऑर्डर नहीं, कोई टेस्ट नहीं होता, पाउडर का फॉर्म में रहता है। इनसॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल, अल्कोहल और वाटर में मतलब आपके जितने भी पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उसमें इनसॉल्युबल होता है। मिनरल एसिड्स में, मिनरल एसिड मतलब HCl, H2SO4, आपका HNO3, इन सबको मिनरल एसिड्स बोला जाता है, उसमें ये इजीली सॉल्युबल हो जाता है। should be stored in a well closed container at cool place at temperature not exceeding 30 डिग्री सेल्सियस। कहाँ पर स्टोर करना चाहिए, जहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस हो, उससे ज़्यादा आपका टेम्परेचर नहीं हो, वहाँ पर स्टोर कीजिए। कूल आपको उसमें क्या नाम है, वेल क्लोज कंटेनर में, और कूल प्लेस पर आपको करना चाहिए। ठीक है, देन रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस, इनका ज़्यादा नहीं आपको पढ़ना है। केमिकल रिएक्शन होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक ही केमिकल रिएक्शन पढ़िए।
जब इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम जब एसिड्स के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या आपका सॉल्ट बनाता है विद द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक टेस्ट भी है कि कंपाउंड आपका कैल्शियम कार्बोनेट है कि नहीं है, उसको टेस्ट करने के लिए भी एक तरीका होता है। उस आपके कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन लीजिए, मिनरल एसिड को पास कीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर रिलीज हो गया आपका तो उस केस को तो बोला जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट आपका प्रेजेंट है। तो ये दो रिएक्शंस आपकी होंगी। यूजेज मैंने लिखा है, यूजेज, थेरापेटिक यूजेज, मेडिसिनल यूजेज, तीनों सेम ही करके पूछ देता है, राइट थेरापेटिक यूजेज, राइट मेडिसिनल यूजेज, कभी सिंपल पूछता है राइट द यूजेज। इसलिए मैंने लिखा था कि आप कंफ्यूज नहीं हो, क्वेश्चन में आ जाए तो क्या आपका है, मेडिसिनल यूजेज कुछ और है, थेरापेटिक यूजेज नहीं, सब एक ही। तो क्या यूज है, इट इज यूज्ड एज ए डेंटल प्रोडक्ट, एंटासिड्स एंड कैथार्टिक्स, एंटासिड्स के रूप में भी एसिडिटी को दूर करने के लिए भी, और कैथार्टिक्स जब आपको क्या नाम है जब आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो उस चीज को दूर करने के लिए जो कंपाउंड यूज करते हैं वो कैथार्टिक्स। एंटासिड्स और कैथार्टिक्स पर वीडियो मेरा अवेलेबल है इसी चैनल पर, आपको वहां पर आप देख सकते हैं। जीआई जो आपके सिलेबस में दिया गया जीआईटी, ये सब जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग एक्टिंग ऑन जीआईटी करके आपके सिलेबस में है। तो उसमें तीसरा यूनिट आपका है, तो वो सारे वीडियोस उसके उस यूनिट के सारे वीडियोस हमारे इस चैनल पर आपका अवेलेबल है, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, कैथा एंटासिड्स होते क्या है इसके कंपाउंड में, कैथार्टिक्स सब कुछ दिया हुआ आपका। लास्ट, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डेंटल प्रोडक्ट्स एंड क्विकलैम, दूसरे डेंटल प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज करते हैं। और क्विकलैम जो चूना होता है उसको भी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन को, इस कैल्शियम कार्बोनेट का हम यूज करते हैं। यही है कैल्शियम कार्बोनेट आपका, इसका मोलेकुलर फॉर्मूला, मोलेकुलर वेट, सिनोनिम, प्रिपरेशंस, प्रॉपर्टीज एंड थेरापेटिक यूजेस, इतना ही आपको पढ़ना रहता है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे डिसेंसिटाइजिंग एजेंट। अभी देखते हैं, अब है डिसेंसिटाइजिंग एजेंट। इसमें जो डेंटल प्रोडक्ट में आपके सिलेबस में जो लास्ट टॉपिक है वो आपका डिसेंसिटाइजिंग एजेंट। नाम से है, जहां भी डी वर्ड आए, ये जो डी है इसी को आपका वर्ड के पहले ये डी शब्द आए ना, तो डी का मतलब है टू रिमूव। ठीक है, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब वाटर, तो रिमूवल ऑफ वाटर। तो डिसेंसिटाइजिंग, तो डी मतलब रिमूव, सेंसिटिविटी होता है ना, कभी कभी आप गर्म खाएं या ठंडा, गर्म कुछ खाना खाओ, गर्म चाय पियो या फिर ठंडा पानी पियो या कोल्ड ड्रिंक्स पियो या कभी हल्का टच हो तो दांत में क्या होगा, झंझनाहट, पेन स्टार्ट हो जाती है। तो उस चीज़ को बोली जाती है सेंसिटिविटी बोली जाती है। ठीक है, तो उस चीज़ सेंसिटिविटी को हटाने के लिए, कम करने के लिए, रिमूव करने के लिए जो भी ड्रग को हम यूज करते हैं उसी ड्रग को बोली जाती है डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स। आपका बोले थे ये लिखा है, दिस कंपाउंड्स रिड्यूसेस द पेन इन सेंसिटिव टीथ कॉज्ड बाय कोल्ड, हीट और टच। ठीक, मोस्टली कैसे काम करते हैं, दे एक्सर्ट देयर इफेक्ट मोस्टली लाइक अ लोकल एनेस्थेटिक्स। लोकल एनेस्थेटिक्स आप पढ़ोगे आपका, जब आप आगे लोकल एनेस्थेटिक्स मतलब उतने दूर शून्य करते हैं, और लोकल मतलब जिस एरिया में लगाया गया उसी दूर में क्या करेगा, शून्य करेगा। तो उतने एरिया में दांत में जिसको अप्लाई करेंगे तो दांत वाले एरिया में क्या करेगा, वहां से शून्य करेगा, मतलब वहां से एरिया से जो आपका पेन का, दर्द का जो एहसास होता है, दर्द की जो नब्स होती है ब्रेन तक ले जाती है, उसको क्या करेगा, वो कुछ देर के लिए शून्य कर देता, काम नहीं करने देता। तब कुछ भी टेस्ट करोगे तो आपका जब एहसास कब होता है, जब ब्रेन के पास मैसेज आती है, तो जाएगा नहीं यहाँ से मैसेज, तो उसी को बोलते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स। प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, दे शुड नॉट बी एब्रेसिव एंड नॉट यूज्ड ऑन रेगुलर। एब्रेसिव मतलब खुरदुरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुरदुरा रहेगा तो क्या करेगा, और वो सेंसिटिविटी को और ज़्यादा वो बढ़ा देगा। तो इसलिए खुरदुरा एब्रेसिव नहीं होना चाहिए, और हमेशा रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं, जब तक आपका डेंटिस्ट नहीं कहे कि हाँ अब आपको यूज़ करना है, यूज़ कीजिए, कितने दिन तक यूज़ करना है तभी आप करेंगे, नहीं तो उसको यूज़ आप नहीं करेंगे, अपने आप से यूज़ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल में स्ट्रोंटियम क्लोराइड, जिंक यूजिनल सीमेंट, आजकल देखेंगे आपका बहुत कॉमनली पेस्ट जो आता है सेंसोडाइन, उसी के एग्जाम्पल आपका ये सेंसोडाइन जो है एक तरह का डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स आपके होते हैं, ये डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स। अब जो एग्जाम्पल है इसमें आपके सिलेबस में दिया है वो है जिंक यूजिनल सीमेंट, ये आपको पढ़ना है डिटेल में। तो जिंक यूजिनल सीमेंट बोलिए, ये जिंक ऑक्साइड यूजिनल सीमेंट बोलिए, शॉर्ट फॉर्म में ZOE सीमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, तो नंबर के भी क्वेश्चन देता है, फिर राइट द कंपोजिशन या कभी कभी दे देगा 7 नंबर में एक्सप्लेन करने। तो क्या है, दे आर सीमेंट्स ऑफ लो स्ट्रेंथ एंड आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड यूजिनॉल कंटेन्ड इन ऑयल। तो लो स्ट्रेंथ का होगा मतलब बहुत कमजोर, बहुत ज्यादा, जैसे सीमेंट होता है घर और बनाते हैं तो क्या होता है, बहुत आपका मजबूत होता है, जब आपका जो ब्रिक्स को ईंट को एक साथ जोड़, सीमेंट के साथ जोड़ोगे तो उसको तोड़ते हैं क्या, बहुत ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ता है। तो इस केस में नहीं होता, आपका लो स्ट्रेंथ मतलब मजबूती उसकी कम होती है। और कैसे बनते हैं, तो जिंक ऑक्साइड और यूजिनॉल, और यूजिनॉल के साथ में किसी ऑयल में हम लेकर
उसको मिक्स करते हैं तब आपको जाके बनता है। इस जिंक ऑक्साइड यूजुअल के दो पार्ट्स होते हैं, एक पाउडर पार्ट होता है, ये पाउडर पार्ट है, एक लिक्विड पार्ट है। पाउडर पार्ट में देखो क्या क्या होता है, ये जिंक एसिटेट चार होते हैं, जिंक एसिटेट, जिंक स्टीरेट, जिंक ऑक्साइड और व्हाइट रेजिन, ये चार चीज होते हैं। जिंक एसिटेट 0.7 ग्राम, ठीक है, जिंक एसिटेट होता है 0.7 ग्राम, 0.7% होता है। काम क्या होता है, एज एसिलरेटर्स improves strength and accelerates setting time। स्ट्रेंथ जो सीमेंट आपका बना, सीमेंट की स्ट्रेंथ को बढ़ा और ज्यादा, मतलब स्ट्रेंथ और ज्यादा मजबूत होगा, सीमेंट जल्दी टूटेगा नहीं और जल्दी से सेट हो जाए, मतलब सॉलिड जल्दी से बन जाए आपका। तो वो काम होता है किसका, जिंक एसिटेट का। जिंक स्टीरेट 1 ग्राम रहता है, 1%, सेम एसिलरेटर एंड प्लास्टिक आपका प्लास्टिसाइजर्स का काम करता है। जिंक ऑक्साइड सबसे ज्यादा होता है 69%, यही प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट होता है जो कि सीमेंट बनाता है, जो आपका सीमेंट होता है ना, किसका, तो जिंक ऑक्साइड का। व्हाइट रेजिन 29.3 ग्राम, उतना ही परसेंट होता है। काम क्या है, रिड्यूसेस ब्रिटलनेस ऑफ सेट सीमेंट एंड मेंटेन्स होमोजेनिटी, मतलब आपको जो ये सब मिक्स करोगे तो जिंक ऑक्साइड ऐसा नहीं हो कि एक जगह बहुत ज्यादा हो, एक जगह आपका कम, पूरी तरह आपका जिंक ऑक्साइड पूरे जितने दूर जितने एरिया में आप सीमेंट बना रहे हैं उतने एरिया में जिंक ऑक्साइड अच्छी तरह फैल जाए। और साथ में ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस से थोड़ा भी आपका फोर्स अप्लाई करोगे टूट जाता है, तो उस चीज को क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। जो सीमेंट सेट हो गया तो थोड़ा भी, क्योंकि अब लगा रहे हैं दांतों में, खाना खा रहे हैं तो हल्का कोई भी हार्ड चीज गया तो ऐसा नहीं कि जल्दी से टूट, थोड़ा भी हार्ड गया तो टूट न जाए, तो उसी को बोलते हैं ब्रिटलनेस। ये चीज होती है, तो ये चार कंपोनेंट होते हैं पाउडर्स। देन आ जाओ लिक्विड पार्ट, ये दूसरा पार्ट होता है इस जिंक सीमेंट का, लिक्विड पार्ट। तो उसका क्या होता है, यूजिनॉल, दो ही चीज होता है, यूजिनॉल और ओलिव ऑयल या कॉटन सीड ऑयल, लिक्विड में आपका यही रहता है। तो यूजिनॉल 85 ml, ठीक है, ये 85% बात होंगे, ये ग्राम में हो गया और आपका परसेंट में। काम क्या है, रिएक्ट्स विथ जिंक ऑक्साइड टू फॉर्म सीमेंट एंड एक्ट एज लोकल एनेस्थेटिक्स। अब जिंक ऑक्साइड क्या है, सॉलिड है, सीमेंट का जब घर पे भी देखते हो, जब घर बनता है आपका, तो जिंक ऑक्साइड आपका सीमेंट रहता है, सीमेंट में क्या करते हैं, बालू और पानी डालते हैं, तब जाके क्या बनता है, सेमी सॉलिड, फिर धीरे धीरे सेट होता है। तो सेम चीज पानी के, जो हम आपके दीवार घर बनाते हैं तो सीमेंट के जो पानी मिलाते हैं, तो जो काम पानी का है वही काम यहाँ पर किसका, यूजिनॉल का, ऑयल का, पहला काम। और दूसरे उसके साथ ही काम करता है लोकल एनेस्थेटिक्स, मतलब जो आपको उतने दूर को जहां पर अपना सीमेंट ये लगेगा उतने दूर को क्या कर देगा, सुन्न कर देगा, उसी को बोलते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स। और दूसरा ओलिव ऑयल या कॉटन सीड ऑयल 50 में आपका 15 ml 50% है, एज अ प्लास्टिसाइजर्स के रूप में ये काम करता है। ये दो पार्ट होता है जिंक, दो पार्ट होता है जिंक यूजिनॉल का। लगाने से पहले, यूज करने से पहले हम इसको क्या करते हैं, सॉलिड, अभी बताता हूँ कि किस रेशियो में इन दोनों को लेते हैं, मिक्स करते हैं, क्या रिएक्शन होता है, उस को अब देखेंगे। तो ये इतना रखे, दो पार्ट होता है, पाउडर पार्ट, लिक्विड पार्ट। पाउडर पार्ट में ये 4 पोर्शन होते हैं, लिक्विड में ये 2 चीज होते हैं। ये चीज याद रखिएगा, जो भी ये दिया गया है पाउडर पार्ट का और आपका ये जो लिक्विड पार्ट का, ये चीज नाम याद रखिएगा, जिंक एसिटेट, जिंक स्टीरेट, जिंक ऑक्साइड, यूजिनॉल, ओलिव ऑयल। हो सकता है 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ दूं कि रोल ऑफ जिंक एसिटेट इन जिंक यूजिनॉल सीमेंट, रोल ऑफ जिंक ऑक्साइड, या विच फॉर्म सीमेंट विच इज द मोस्ट आपका प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट, या रोल ऑफ यूजिनॉल, ठीक है, ये चीज। या फिर जब आप फार्मेसी कंप्लीट होने के बाद कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दोगे, फार्मासिस्ट का, जीपेट का, या जो भी देंगे, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें पूछती हैं कि यूजिनॉल का क्या काम है, या लोकल एनेस्थेटिक्स, जिंक और यूजिनॉल सीमेंट है, उसमें आपका जो लोकल एनेस्थेटिक्स का पार्ट कौन सा करता है, तो ये आपका यूजिनॉल। तो ये पोर्शन बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि कैसे सीमेंट बनाते हैं, ठीक है, किस रेशियो में लेते हैं और क्या रिएक्शन होता है, उस चीज़ को हम देखते हैं। अब जिंक यूजिनॉल सीमेंट, जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट जो हम यूज़ कर, अभी आपको इसका पूरा आपको बताया, अभी आपको सिलेबस में पढ़ना है। और उसका आपका पार्ट्स क्या होते हैं, क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं, क्या 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 उनका रोल होता है, अभी बताया। अब कैसे बनाते हैं सीमेंट यूज करने से पहले, तो करते क्या है, 10 पार्ट्स ऑफ द पाउडर लेते हैं, ठीक है, जो पाउडर आपका पाउडर पार्ट होता है, जिंक ऑक्साइड, जिंक स्टीरेट, जिंक एसिटेट, ये सब, वो 10 पार्ट्स। और 1 पार्ट आपका जो लिक्विड लेते हैं, यूजिनॉल, और आपका जो ओलिव ऑयल या कॉटन सीड ऑयल लेते हैं, 1 पार्ट होगा। तो 10 ग्राम अगर पाउडर लेंगे तो 1 ग्राम आपका लेंगे ऑयल लेंगे आपका। इन दोनों को मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद पहले हम क्या बनाएंगे, थिक पेस्ट बनाएंगे। अच्छा, ये जो चीज़ होती है, जब आप हमें यूज़ करना होता है, डेंटिस्ट जब आपको फिलिंग करनी होती है आपका, उसी टाइम बना के, पहले से बना के नहीं रखते हैं, ठीक है। लिक्विड पेस्ट बनाएंगे एंड देन उसको क्या करते हैं, जहाँ भी टीथ में अप्लाई करना होता है वहाँ पर उसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं।
ठीक है। तो मैट्रिक्स आपका जो बनेगा, जब मिक्स करेंगे तो मैट्रिक्स बनेगा, और फिर धीरे धीरे क्या सेट हो जाएगा। जैसे सीमेंट होता है ना आपका, सीमेंट घर पर जो घर और बनती है तो सीमेंट आप देखते होते हैं, बालू कंकड़ आपका हो गया, आपका क्या नाम सीमेंट हो गया, मिक्स किए, पानी डाले, मिक्स किए, फिर उसके बाद अप्लाई करते हैं, फिर कुछ देर बाद क्या धीरे धीरे वो सेट हो जाती है। तो सेम चीज़ यहाँ भी है, मिक्स करेंगे, आपका लगाएंगे, उसके बाद आपका क्या नाम है आपके दांतों के अंदर लगाएंगे, फिर दांतों में धीरे धीरे क्या होगा सेट, आपका जैसे जैसे टाइम लगेगा तो आपका सूखेगा, सेट होते जाएगा। ठीक है, ये चीज़। अब रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड और वाटर पर ये मिलकर बनाते हैं जिंक हाइड्रोक्साइड। फिर इस जिंक हाइड्रोक्साइड में यूजिनॉल जब हम डालते हैं, मिक्स करते हैं, तो ये बनाता है जिंक यूजिनोलेट, आपको बनाता है। तो जो आपका पेस्ट बनाने के बाद आपका जो पेस्ट बनाना, उस पेस्ट के अंदर जो आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा, मैट्रिक्स बनेगा, वो बनेगा जिंक यूजिनोलेट का बनेगा। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ देता है कि किस चीज का आपका कौन सा कंपाउंड का या मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या है, किस चीज का बनता है, तब का जिंक यूजिनोलेट आपका यूजिनोलेट हो गया। ठीक है, ये चीज होगी। अब टाइप्स ऑफ ZOE, जिंक ऑक्साइड जो आपका होता है, ये सीमेंट, ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 चार तरह के होते हैं। जब टेम्पोररी सीमेंट्स का सीमेंटेशन करना रहता है तो टाइप 1 यूज करते हैं। परमानेंट के लिए फिलिंग होती है तब टाइप 2 करते हैं। टेम्पोररी फिलिंग एंड थर्मल बेस्ड आपका जो दांत होता है, तो उसमें जो आपको बहुत ज़्यादा कैविटीज हो जाती है, तो उसमें पहले बेस बनाते हैं। तो उस बेस बनाने के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, टाइप 3 यूज करेंगे। एंड टाइप 4 यूज करेंगे फॉर कैविटी लाइंस फिलिंग, आपका दांत में कैविटी लाइनिंग हो जाती है तो उसको फिलिंग के यूज करते हैं। तो डिपेंडिंग किस पर्पज के लिए हम इस ऑक्साइड को, इस जिंक ऑक्साइड यूजनल सीमेंट को हम यूज करें, उसके बेसिस पर आपका ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 क्या होता है, ये ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके काम के नहीं है। बस इतना आपको पढ़ना है कि टाइप 1 किस लिए, टाइप 2 किस लिए, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 1 में क्या होता है, कितना कण आपको होते हैं, वो आपके लिए जरूरी नहीं है, वो नहीं पूछता। ठीक है, उसके अलावा ये जो टाइप आपका 1 to 4 था, लेकिन कुछ इसमें आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा नहीं था। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए अब जो यूज किया जाता है वो मॉडिफाइड ZOE, जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट यूज करती है। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ ये दो तरह का होता है, EBA, फॉर इथॉक्सी, तो ऑर्थो इथॉक्सी बेंजोइक एसिड। इसके पाउडर पार्ट में क्या रहता है, जिंक ऑक्साइड 70% और एल्यूमिना, ये पाउडर पार्ट हो गया। जिंक ऑक्साइड प्लस एल्यूमिना ये पाउडर पार्ट हो गया, और आपका जो इथॉक्सी हो गई ये पाउडर पार्ट हो गया। ये वाला जो आपका ये पूरा पाउडर हो गया, और जिंक ऑक्साइड ये जो आपका हो गया, ये आपका हो गया लिक्विड पार्ट। ये आपका ऑर्थो इथॉक्सी बेंजोइक एसिड 62.5% रहेगा, यूजिनॉल 37.5% रहेगा, ये लिक्विड पोर्शन आपका होगा। ठीक है, देन दूसरा है पॉलीमर रीइंफोर्स्ड जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड 70% एंड फाइनली डिवाइडेड नेचुरल सिंथेटिक रेजिन 30%। अगेन ये जो आपका हो गया, ये पूरा आपका हो गया पाउडर पोर्शन, इतना जो आया ये पाउडर पोर्शन हो गया, और ये बाकी हो गया आपके क्या नाम है लिक्विड पोर्शन हो गया। यूजिनॉल एसिटिक एसिड एसिड के भी यूज करते हैं, थाइमोल एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट के लिए के रूप में यूज करते हैं। तो ये दो तरह का है, पॉलीमर रीइंफोर्स्ड जिंक ऑक्साइड सीमेंट, और ये मॉडिफाइड ZOE है, ये एक आपका हो गया, ये दूसरा। इन सब में जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन को याद रखिएगा, कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पूछ देता है, इसी से क्वेश्चन उठा के पूछेगा 1-2 नंबर में आपका, जो आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो वहाँ पर ये चीज़ पूछ देता है कि ये आपका एल्यूमिना का क्या है, या EBA स्टैंड फॉर क्या है, मॉडिफाइड EBA में जो होता है कितना जिंक होता है, कितना एल्यूमिनियम होता है, क्या ये सब चीज़ें होती हैं, ये आपका। ठीक है, तो ये रहा आपका डिसेंसिटाइजिंग एजेंट। तो आपका जो डेंटल प्रोडक्ट्स जो आपके सिलेबस में दिया गया है, ये आपके सिलेबस में जो थर्ड यूनिट सेकेंड यूनिट का लास्ट पोर्शन डेंटल प्रोडक्ट ये इसमें दिया गया, तो ये पोर्शन आपका कंप्लीट, तो सेकेंड यूनिट भी आपका कंप्लीट। अब हमारे जो मेरा जो चैनल है, इस चैनल में इनॉर्गेनिक जो आपकी बुक है फार्मास्यूटिकल इनॉर्गेनिक केमिस्ट्री, इससे रिलेटेड जो भी आपके सिलेबस है, सिलेबस में जो लास्ट चैप्टर आपका बचा हुआ है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, ये चैप्टर को छोड़ के ऑलमोस्ट जितने आपके हैं यूनिट 4 आपके एक्सपेक्टोरेंट्स, हेमाटेनिक्स, पॉइजन एंटीडोट, एसिडेंट, फिर यूनिट 3 में GIT एसिडिफायर, एंटासिड्स, कैथार्टिक्स, एंटी माइक्रोबियल्स, फिर इसमें भी डेंटल प्रोडक्ट हो गया, मेजर एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स, इसमें आपको ORS ये सब आपका हो गया है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट हो गया, फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस हो गया है, एसिड बेस बफर हो गया है, बफर्स हो गया है, फिर लिमिट टेस्ट हो गया, फार्माकोपिया हो गया। इट मीन्स इस सिलेबस के नियर अबाउट 90% आपका इस बुक के सब्जेक्ट के 90% सिलेबस जो है वो उसका वीडियो मेरे इस चैनल पर अवेलेबल है, तो इसको आप पढ़िए। ठीक है, उसको देखिए, पढ़िए। नोट्स के लिए आपको मैं पहले बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, ये बुक सफिशिएंट है, इसमें मटेरियल जो है
बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है। इतना है कि आप इजीली आउट ऑफ 75 बुक को फॉलो करेंगे, आउट ऑफ 75 65 नंबर इजीली आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो इस बुक को पढ़िए, इसका लिंक भी है, आपका वीडियो का चैनल कीजिए। देन उसके बाद और इस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, किस टॉपिक का, उसको भी आप मेरे इस चैनल पर आप पोस्ट कीजिए। जो भी वीडियोज़ हैं उसको पोस्ट कीजिए, उसका मैं आपको टॉपिक का नाम लेके बताइए, उसका मैं आपको वीडियो बना के फिर अपलोड करूँगा। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए। उसके बाद कुछ दिन बाद आपको मैं एनालिसिस, जो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए डालूंगा वो जो आपकी एनालिसिस है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, उसका मैं अब डालना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसकी भी जो सिलेबस है उसको भी नियर अबाउट हम कंप्लीट आप हो गए। तब तक पढ़ते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को आप रेफर कीजिए, अच्छा लगा तो। ठीक है, और कोई आपको कमेंट हो, आप कोई भी सजेशंस हो उसको कमेंट में कीजिए।